बर्बादी की तस्वीर हम पहले दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें जो हैं ये तबाही की हैं। कभी खूबसूरत शहर हुआ करते थे, जिंदगियां यहाँ गुलजार हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है आसमान से लेकर जमीन तक हर तरफ काले धुएं गुबार है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लुहांस्क जिसका जिक्र यहाँ पर गौरव कर रहे थे, वहां पर रूस और यूक्रेनी जवानों में भिड़ंत भी देखने को मिल रही है। ये बर्बादी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये यहाँ पर तेल डिपो में भीषण आग भी लगी है। तेल डिपो में यहां पर धमाका होता है, इसके बाद भीषण आग लग जाती है। चारों तरफ यहां पर तबाही की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है। हालांकि इन सब के बीच में एक उम्मीद की किरण जो है वो आज तीसरे दौर की बातचीत भी है और ये भी इसमें महत्वपूर्ण होता है कि प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहां पर लुहांस्क में एक जबरदस्त धमाका होता है। गौरव, ये बर्बादी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में आज सुबह एक तस्वीर आई, एक लड़की वहां पर वायलिन बजा रही थी और उसको लेकर हम सभी के मन में सवाल यह है कि क्या जंग के 12वें दिन जब तीसरे दौर की बातचीत होती है, क्या कोई शांति की धुन जो है वो वहां से हमको सुनाई पड़ सकती है? क्योंकि दुनिया चाह रही है, आप फ्रांस का जिक्र कर रहे हैं, इजराइल का जिक्र कर रहे हैं, भारत का जिक्र कर रहे हैं, हम सभी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम सब पर भी इसका असर हो रहा है। ऐसे में क्या उम्मीद आज पालना सही है? मुश्किल है, बहुत कठिन है, क्योंकि अब इतने जवान दोनों तरफ से शहीद हो चुके हैं, इतना नुकसान दोनों देशों को हो चुका है। अब ये जंग बेनतीजा नहीं रह सकती, एक ना एक नतीजा तो आना ही है। चाहे वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का तख्ता परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो, या फिर उनकी सेना का डीमिलिटराइजेशन हो, जो अभी लगता नहीं, जिस तरह के हथियार उनके पास अभी भी हैं, वो कुछ समय और लड़ भी सकते हैं। अगर और हथियार आ गए तो ये लड़ाई लंबी खिंचेगी और इसीलिए रूस बार बार चेतावनी दे रहा है नेटो देशों को कि अगर आप सैन्य मदद करेंगे तो हम इसे मानेंगे कि आप हमारे से इस तरह की दुश्मनी निकाल रहे हैं और ये एक्ट ऑफ वॉर के रूप में देखा जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, रूस के राष्ट्रपति के लिए भी अब ये प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया। अगर रूस इतनी बड़ी महाशक्ति है तो क्या वो अपने से कई गुना छोटे देश और मिलिटरीली बहुत कमजोर देश को 12 दिन में भी कंट्रोल नहीं कर पाया? ये जो बातचीत हो रही है एक तरह का टेम्पररी ट्रूस का प्रयास है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बन सके, लोगों की मदद हो सके, या फिर मिडिल ग्राउंड जो बहुत कठिन लग रहा है उसकी तरफ अगर कोई दिशा में आगे बढ़े तो टाला जा सकता है इनएविटेबल को, या जो हो रहा है उसको कुछ और समय के लिए टाला जा सकता है, लेकिन बेनतीजा रहना बहुत कठिन है। आपकी बात सुनकर मुझे फिर वो बात याद आ रही जो सवाल सुबह भी मैंने आपसे पूछा था, क्योंकि बार बार एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों ऐसे ही छोटे छोटे विषयों शुरू हुई थी, छोटी छोटी लड़ाइयां थी जो बाद में तब्दील हो गई। और अगर आप भी ये बात कह रहे हैं कि यहां पर लड़ाइयां प्रतिष्ठा की बन गई है, मैसेजिंग की बन गई है, तो क्या दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा मुंह बाय बैठा हुआ है? दुनिया के लिए खतरा तो बहुत बड़ा है और खतरा हम सब देख रहे हैं, क्योंकि अब जो कुछ भी होता है दुनिया की किसी एक छोर में उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय गांव है अब दुनिया। आप ये देखिए ना कि तेल के भाव हर जगह बढ़ रहे हैं, इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। एविएशन इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो हर तरह से ये नुकसान अब दुनिया झेल रही है। हालांकि चीन बस बाहें फैलाए इसलिए खड़ा है क्योंकि चीन को ऐसा लग रहा है कि अब फायदा उसी का होगा अगर दबाव चीन पर नहीं पड़ा, और वो दबाव चीन पर पड़ता दिख नहीं रहा है इस तरह से, क्योंकि अगर चीन रूस की मदद करता है तो चीन और रूस एक साथ आकर इसका प्रत्युत्तर दे सकते हैं, एक तरह से इकोनॉमिक सैंक्शंस को बीट कर सकते हैं। लेकिन यह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और इसीलिए डिप्लोमेटिकली भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण टाइट रोप वॉक है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के राष्ट्रपति से बात करेंगे और जब वो बात करेंगे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से यूक्रेन के, भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि रूस और चीन की मित्रता बढ़े, क्योंकि इससे हमारे लिए खतरा लद्दाख में और उत्तर में, पूर्व में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है गौरव, और चीन को हम सभी जानते हैं कि वो भी एक विस्तारवादी देश है और बिल्कुल बिल्कुल करना उसी का हिस्सा है। बिल्कुल गौरव, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी, तमाम महत्वपूर्ण एंगल दिए, जिस चर्चा में हम आगे उन पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। आपका तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। आप लगातार यूं ही बहादुरी भरी रिपोर्ट जो हमें भेजते रहिए, आज तक के दर्शक लगातार आपको देख सुन रहे हैं। लेकिन विशंबर दयाल सर, चीन कितनी ज्यादा अहमियत यहां पर रखता है, क्योंकि चीन अब तक गायब है और अगर 2014 की भी सैंक्शंस की बात की जाए तो चीन के साथ रशिया का व्यापार कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में भारत की चिंता, जो बात गौरव कह रहे थे, वो लाजमी है और भारत की मध्यस्थता कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, मैं तो गौरव से एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा था कि जब खारकीव से पॉसिबिलिटी है, जब वहां एक साइड खुली है, तो वहां से स्टूडेंट क्यों नहीं निकल पा रहे? उसका कोई ना कोई, क्या यूक्रेनियन चाबी नहीं दे रहे या रशियन चाबी नहीं दे रहे? लेकिन वो बात अधूरी रह गई।
और हम चीन पर आ गए हैं। देखिए, चीन का मुद्दा बड़ा स्पष्ट सा है। चीन इस पूरे के पूरे खेल में एक पीछे से खेल खेल रहा है जो कि इकोनॉमिक खेल है। चीन जानता है कि दुनिया की इकोनॉमी कोविड के बाद, कोविड के दौर में बिल्कुल हिली हुई है। चीन जानता है कि अमेरिका जो है वो इसीलिए गया है अफगानिस्तान से क्योंकि वो अपना अपनी डोमेस्टिक हालात हैं, उनकी इकोनॉमी है, जो पोस्ट कोविड जो उनका हाल है, उसको सुधार ले। तो चीन तो चाहता है ये लंबी लड़ाई लड़े। और चीन के अगर दुनिया में आज 140 बैरल डॉलर का बैरल पर पहुंच गया है, बैरल डॉलर पर पहुंच गया, $140 पर पहुंच गया है क्रूड बैरल, तो चीन इसमें कहीं ना कहीं चीन ने तो अपने रिजर्व रखे होंगे क्योंकि डायरेक्ट पाइपलाइन है। चीन ने रशिया से पहले एक एनुअल कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उस पाइपलाइन का, जिससे चीन की इकोनॉमी पर इतना नहीं असर पड़ेगा, यूरोपियन इकोनॉमी पर असर पड़ेगा।